गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। सभी फटाफट जुड़ जाइए। आज का सेशन अपन शुरू करें। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हैं आज भी हम आपके लिए। करंट अफेयर्स के, ट्रेडिशनल जीके के, पुराने एग्जाम में पूछे हुए सवाल। सभी जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। सभी तो रेगुलर सेशन में हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो आज का है राजस्थान जीके, एक्सक्लूसिव राजस्थान जीके और क्वेश्चन आंसर से संबंधित जो ट्रेडिशनल जीके का पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू फरमाइश। और सेकंड पार्ट है अपना राजस्थान करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे। जिन्होंने भी आर्यन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेगुलर क्लासेस जो है वो चल रही है। पुरानी जितनी भी क्लासेस है वो उसको आप जो अपलोडेड हो चुकी है चैनल पे आप उसे देखें। कुछ होम स्क्रीन पर मिलेगा आपको, होम आइकन पे कुछ क्लासेस आपको लाइव आइकन पे मिलेगा, तो लाइव आइकन दबाकर भी आप पुरानी क्लासेस जो अपलोडेड हो चुकी है उन्हें आप पढ़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव राजस्थान से संबंधित सवाल होंगे, जीके और करंट अफेयर्स के। 5 बजे का सेशन है अपना। नियमित रूप से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में 17वें नंबर का सेशन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए सेपरेट बैचेज हमने शुरू किए हैं। सीईटी के और अभी कई एग्जाम्स फाउंडेशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी हम उपलब्ध हैं। पहला सेशन सभी जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। सभी का स्वागत है आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। रेगुलर सेशन की इस श्रृंखला में आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सब ठीक हैं? आप लोग तैयारी अच्छे से करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हडोल निम्न में से संबंधित है, ये आपकी स्क्रीन पर है। अब आप इसका आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हडोल निम्न में से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है हडोल? आपको इसका उत्तर देना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के आंसर देना है। नकारात्मक जवाब देने से बचना है क्योंकि यही प्रवृत्ति एग्जाम के अंदर भी आपको नुकसान कर सकती है। कोशिश करिए, नहीं आता है तो धैर्यपूर्वक सुनिए और सही आंसर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। हडोल निम्न में से संबंधित है। देखिए, मेवाड़ के इतिहास में शक्तावत और चुंडावतों को लेकर एक संघर्ष इस बात को लेकर हो गया था कि युद्ध के अग्रिम पंक्ति में कौन लड़ेंगे, शक्तावत या चुंडावत। इसी क्रम में ऊंटाला का जो किला है वल्लभनगर तहसील में है, उदयपुर में, उसे एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया कि जो इस किले पर सबसे पहले अधिकार करेगा वो अग्रिम पंक्ति का योद्धा, अग्रिम पंक्ति में लड़ने का भागीदारी माना जाएगा। तो शक्तावत और चुंडाव के बीच में संघर्ष हुआ था। इससे कहते हैं हरावल पर अधिकार करने के लिए किया जाने वाला संघर्ष, जो आपसी संघर्ष ही था, लेकिन एक सबका अपना अपना स्वाभिमान था, अपना ईगो था कि भाई हम फ्रंट लाइनर योद्धा तो हम ही बनेंगे। तो शक्तावत और चुंडावतों के बीच में हरावल पर अधिकार को लेकर हरावल किया गया संघर्ष है, इसे हडोल कहते हैं। और हडोल जो है वो सेना का भाग होता है। और कौन सा भाग होता है? तो अग्रिम पंक्ति का भाग होता है। हडोल, हडोल का मतलब हुआ सेना का अग्रिम पंक्ति का
भाग और मेवाड़ में ये घटना थी। शक्तावत और चुंडावतों के बीच में संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में चुंडावत जीते थे। वो चुंडावतों को अग्रिम पंक्ति में युद्ध में भाग लेने का अधिकार मिला था। ये एक प्रकार का संघर्ष जो था, प्रतियोगिता थी लेकिन खूनी संघर्ष में कन्वर्ट हुआ था। ऊंटाला का जो किला, देखिए ऊंटगिरी का किला अलग है, वो करौली में है। ये ऊंटाला का किला है। ऊंटाला का किला वल्लभनगर तहसील में है, उदयपुर जिले में आता है। तो हडोल जो है वो सेना का एक फ्रंट लाइन का भाग हुआ। गुड इवनिंग, सभी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हडोल निम्न में से संबंधित है तो सेना का एक भाग। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में हडोल को हरावल भी कहते हैं और हरावल पर अधिकार करने के लिए राजस्थान के किन दो कम्युनिटी में संघर्ष हुआ, तो शक्तावतों और चुंडावतों के बीच में। और कौन से किले को प्रतीक बनाया गया कि जो भी इस पर पहले अधिकार करेगा वो हरावल में भागीदार, हरावल में सेना की अग्रिम पंक्ति में भाग लेने का अधिकारी माना जाएगा। तो वो किले का नाम है ऊंटाला का किला। क्या नाम है किले का? नाम ऊंटाला का किला। और ये ऊंटाला का किला कहाँ आता है? तो वल्लभनगर तहसील उदयपुर में आता है। ये आपको ध्यान रखना। और इस संघर्ष में कौन जीता था? तो इस संघर्ष में चुंडावत जीते थे। कौन जीते थे इसमें? जो चुंडावत जीते थे भाई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो सेकंड क्वेश्चन, आप आंसर दीजिए। इंतजार है आपके सही उत्तर का। घरड क्या होता है? आराम से कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर्स को पढ़ रहा हूं। कल किसी का कमेंट भी आया था कि सर कम से कम कमेंट बॉक्स का जवाब तो दे दिया करो। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिले। अनावश्यक रूप से कमेंट को पढ़ना और गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग कह के और अच्छा सीकर से आप जुड़ गए और जोधपुर से आप जुड़ गए कह के समय खराब करना कोई मतलब नहीं है। सब देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कौन कहाँ से जुड़ रहा है। आपको सीधा आंसर देना घरट होता है। एक सेकंड क्वेश्चन, इंतजार है आपके सही आंसर का। देखिए ये अनाज पीसने का एक पात्र होता है। आंसर क्या हुआ इसका? अनाज पीसने का एक पात्र। अब ये एक चक्की होती है एक्चुअली। अब ये चक्की जो है वो छोटी चक्की नहीं होती है कि भाई एक आदमी जो है, एक महिला जो है वो उसे अपने हाथ से घुमा दे। ये बहुत बड़ी चक्की होती है, एक विशाल चक्की होती है ये। तो अनाज पीसने का जो ये पात्र है ये एक विशाल पात्र है, छोटा पात्र नहीं है। और इसे एनिमल्स जो है, जानवर जो है, बैल वगैरह जो है वो घुमाकर चलाते हैं। तो अनाज पीसने का एक विशाल पात्र है, इसे बोलते हैं घरड़। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायगा होता है एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग घड़ा का संबंध है। देखो गायों को हाँकने की लकड़ी, भोजन पकाने की लकड़ी, जानवरों को बांधने का खूंटा और मूंग को पीसने का पात्र। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप इसका आंसर बताइए आराम से। मूंग घड़ा का संबंध है। देखिए हमारे संस्कृति में एक ही चीज को कई जगह पर यूज में लेते हैं, लेकिन हर जगह जब प्रयोग में लेते हैं तो उसका संबोधन अलग प्रकार से होता है। जैसे लकड़ी जलाना ये अशुभ माना जाता है। लकड़ी जलाना ये क्या माना जाता है? अशुभ। चलो भाई खाना बनाना, जलाने के लिए लकड़ी लेकर आओ, नहीं, जलाने के लिए लकड़ी लेकर आओ कहना क्या माना जाता है? अशुभ। तो मूंग घड़ा ये शुभ कार्य के लिए लकड़ी को जब हम काम में लेते हैं, चूल्हे की लकड़ी है या हवन की लकड़ी है तो उसको क्या बोला जाता है? तो मूंग घड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? भोजन पकाने की लकड़ी, ऑप्शन बी। देखिए अपने यहाँ पे जो प्रचलन में है, जैसे दुकान बंद करना है तो दुकान बड़ी करना है भाई, ये शब्द बोलेंगे। या शहरों में मंगल करना भी बोलते हैं। पुराने जमाने में बड़े घर की ड्यूढ़ी को जब बंद करते थे तो उसे मंगल करना बोलते थे, बंद करना नहीं बोलते थे। बंद करना अशुभ माना जाता है। उसी तरीके से दिया बुझाना, ये शब्द दिए के लिए, बुझाना शब्द काम में नहीं लेके दिया बड़ा करना है। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारे यहाँ का जो शब्द, जो हमारे यहाँ के सामाजिक जीवन में जो एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का बड़ा महत्व है कि किस वाक्य को किस जगह पे प्रयोग में लेना है, ये हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। तो मूंग घड़ा जो है वो भोजन पकाने की लकड़ी है। चूल्हे में जब लकड़ी देते हैं तो वो जलाने की लकड़ी नहीं बोल के उससे शब्द बोला जाता है मूंग घड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पकवान का नाम जादरिया था? तो मेवाड़ क्षेत्र में मक्के के दाने का जो हलवा होता था उसे क्या बोलते थे? जादरिया। मेवाड़ क्षेत्र में मक्के के दाने का जो हलवा है उसे जादरिया बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालद होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पिछले 20 साल के पेपर्स मेरे पास रखे हुए, हम 2004 से इस फील्ड में हैं। हमें पता है कि भाई किस एग्जाम में किस किस प्रकार के
प्रश्न पूछा जाता है, तो पुराने क्वेश्चंस पेपर के प्रश्न काफी रिपीट होते हैं, इसलिए उन प्रश्नों की प्रैक्टिस तो अपने को करनी ही करनी है। बाकी के भी वाइड स्टडी अपन कर ही रहे हैं। तो बालद क्या होता है? ये बैलों का काफिला होता है क्या? एक प्रकार का आभूषण है, घने वर्षा वाले बादलों का समूह है, या माल ढोने वाले बैलों का समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर है माल ढोने वाले बैलों का समूह। क्या आंसर हुआ इसका? बालद क्या होता है? माल ढोने वाले बैलों का एक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष गलत सूचक है? ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, फिर एक बार आया है। आप बताएं। सेट के अंदर प्रतीक और ये सब चीजें, प्रमुख व्यक्ति वगैरह सब स्थान वगैरह दे रखे हैं। तो शमी जो वृक्ष है, जिसको अपन खेजड़ी भी कहते हैं, प्रोसोविस सिनेरेरिया जो इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है, इसको जाटी भी कहते हैं। इसे जल सूचक वृक्ष भी कहा है। और जल सूचक वृक्ष किसने कहा है? तो ये कहा है गुप्त काल के बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। किस काल के? गुप्त काल के। मौर्य काल के बाद शक कुषाण का काल आता है भारतीय इतिहास में, और शक कुषाण काल के बाद गुप्त काल आता है। और उस गुप्त काल में एक ज्योतिष थे, उनका नाम है वराह मिहिर। क्या नाम है? वराह मिहिर। तो वराह मिहिर ने खेजड़ी को, शमी को या जाटी को जल सूचक वृक्ष कहा है। और ये जो सूचना देता है कि जमाना कैसा रहेगा, जमाना का मतलब है कि मौसम बरसात का होगा या नहीं होगा, फसल कैसी होगी। तो अगर समय से पहले बारिश, अगर समय से पहले इसमें फूल आ जाते हैं खेजड़ी के अंदर, तो अकाल पड़ेगा। उल्टा इंफॉर्मेशन है इसमें, उल्टा संकेत देता है ये। और अगर समय पे फूल आए, समय पे फूल नहीं आए, जैसे जब इतनी तारीख से फूल आने चाहिए नहीं आए, तो बाढ़ आने वाली है। तो इस प्रकार का ये जल सूचक वृक्ष है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में जैसा उल्टा होता है, वैसे ही इसमें भी एक प्रकार का उल्टा संबोधन है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जल सूचक वृक्ष है, किसने कहा है? तो वराह मिहिर ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स पार्क मतलब जीवाश्म पार्क। अब इसमें ये पूछा है कि ये जीवाश्म किस चीजों के हैं? तो पतझड़ी वन के हैं, चंदन के वन के, सागवान के। तो ये तो क्लियर हुआ कि वन के ही जीवाश्म है भाई, और किसी चीज के जीवाश्म नहीं है। जलीय जीव जंतुओं के जीवाश्म नहीं है, तो वनों के जीवाश्म, ये तो क्लियर है। अब कौन से वाले वनों के जीवाश्म? तो कोणधारी वनों के जीवाश्म है। और कोणधारी वनों के जीवाश्म जो है प्राय लगभग मानते हैं 18 करोड़ वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने कोणधारी वनों के जीवाश्म। अब आकल ये गांव का नाम है, इसके आसपास के कुछ गांव और हैं, जैसे नाम आता काडियाल, काला डूंगर, चैनपुरा और इंक्लूडिंग आकल। ये सारे वो गांव है जो जैसलमेर में है, और वहां पर ये जीवाश्म पार्क फैला हुआ है। प्रमुख जो गांव है वो आकल है, इसलिए इस पूरे जीवाश्म पार्क को आकलवुड फॉसिल पार्क से कहकर ही पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे आप, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सावित्री के बिना ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिंगल ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो अपने पुष्कर में है, क्योंकि यहाँ श्राप दिया गया था स्वयं ब्रह्मा जी को इनकी पत्नी सावित्री जी के द्वारा कि मेरे बिना आपकी पूजा यहाँ होगी। बाकी असोतरा, ये असोतरा बाड़मेर में आता है, यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। और छींच का ब्रह्मा मंदिर ये आता है बांसवाड़ा में, यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। और पुष्कर तो आप सब जानते ही हैं, तीर्थों का मामा, ये अजमेर में है। यहाँ पर अकेले ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ऊपर की तरफ पहाड़ों पर जब चलते हैं तो सावित्री जी का मंदिर अलग से आता है। एक पूरी इसके पीछे पौराणिक कथा है। हम पौराणिक कथाओं को बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐतिहासिक चीजें ही आती है और तार्किक जीके ही आता है। सीरियल वाला, पिक्चर वाला, फिल्म वाला जीके एग्जाम के अंदर कभी नहीं पूछते। हाड़ौती पठार राज्य के किस भाग में आता है? तो बड़ा आसान सा आंसर है इसका, सभी जने जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? दक्षिण पूर्व। जो हाड़ौती है ये इस जगह पर हाड़ौती का पठार आता है पूरा की पूरा। इसका कुछ भाग विंध्य क्षेत्र भी है, लेकिन मोटे तौर पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ही मानते हैं। और इसी क्षेत्र से, इसी भौतिक क्षेत्र से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा का राजस्थान में प्रवेश होता है। और सबसे दक्षिण पूर्व में जो जिला है वो झालावाड़ है, और सबसे पूर्व में जिला झालावाड़ है सबसे पहले मानसून के संपर्क में आता है और सबसे लंबे समय तक मानसून के प्रभाव में रहता है। इसलिए झालावाड़ जो जिला है राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी माना जाता है। आप सब जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़िए। देखिए अटेंड करना भी जरूरी है, लेकिन कंसंट्रेट होकर सावधानी से पढ़ना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथी खाना क्या है? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो, एक पोथी खाना शब्द आता है, एक आता है पोथी घर। सिमिलर से शब्द हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग और अष्टदिग्गज, सिमिलर से शब्द हैं।
सिद्धेश्वर महादेव, समिधेश्वर महादेव, सिमिलर से शब्द हैं। तो पोथी खाना पे पहले बात करें। पोथी खाना जो है वो जयपुर का चित्रकला संग्रहालय है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और पोथीगर जापान सरकार के सहयोग से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में जो अध्ययन के लिए पुस्तकालय बनाए गए हैं उसे पोथीगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आंसर देंगे। गुजरात से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बेसिक्स की तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सरल सवाल है। राजस्थान जो अपना नक्शा है राजस्थान का, वो 5 भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है। ऊपर से पंजाब, ये हो जाएगा अपना हरियाणा, ये यूपी, ये मध्य प्रदेश और ये गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। अब गुजरात में आप देखेंगे गुजरात की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, ये पूरी ये गुजरात की बाउंड्री है और यहाँ तक गुजरात की बाउंड्री है। तो ये जो जिला है बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है और ये जो जिला है वो बाड़मेर है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये जो बाड़मेर जिला है वो गुजरात को सबसे कम स्पर्श कर रहा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या हुआ? बाड़मेर। और बाड़मेर जिले के लिए ऐसा कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात को स्पर्श करता है। और बाड़मेर और जालोर जो है वो कच्छ के रण से संबंधित भी माने जाते हैं। और बाड़मेर में बाड़मेर जो जिला है और जालोर का वो जो क्षेत्र है वो राज्य का सबसे निम्न भूमि वाला क्षेत्र है। समुद्र तल के बिल्कुल नजदीक है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। स्थानीय भाषा में इसको नेहड़ भी बोलते हैं। और गोदवाड़ क्षेत्र का ये जो दक्षिणी हिस्सा है इसको नेहड़ भी कहते हैं। ये जो गुजरात राज्य से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला तो निम्न में से कौन सा हुआ? तो बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विचारधारा का आधार क्या है? आंसर दीजिए। एक और रोचक जानकारी, बाड़मेर के पास में एक रेडाना करके कस्बा है। रेडाना, आप सर्च करेंगे इसको नेट पे। इसको ये एक तरीके से यहाँ पर बीच बड़े फेमस है यहाँ के। जैसे गोवा में बीच होते हैं समुद्र के किनारे, उसी तरीके से यहाँ पे आपको बीच मिलेंगे। और कभी कभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी भी आकर जमा होता है। तो राजस्थान का या पश्चिमी राजस्थान का गोवा भी आप इसको कहते हैं, रेडाना को राजस्थान का गोवा। रेडाना में गांव का नाम लिख रहा हूं, आप इसको सर्च करिएगा। पंचायती राज विचारधारा का आधार आपको बताना है। करेक्ट आंसर देखिए, पंचायती राज विचारधारा का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो ही सरकारें चलती थी। पंचायती राज जो था वो वैकल्पिक था, लेकिन अब स्थानीय लेवल पर भी सरकारें बननी शुरू हो गई है। 73वां 74वां जो अमेंडमेंट हुआ है जो नगर निकाय के लिए और पंचायती राज के लिए है, उसके द्वारा चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया है। हर 5 वर्ष में पंचायती राज और नगर निकाय से संबंधित स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। ये बात आप सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। तो इसके पीछे मूल मकसद क्या है कि भाई आपके गांव में हैंडपंप लगाना है, इस बात का निर्णय विधानसभा में बैठकर लोग नहीं लें। आपके गांव में किस सड़क को पक्का करना है, कहां से सड़क निकालनी है, इस बात का जो निर्णय है वो विधानसभा में बैठकर नहीं लिया जाए। तो स्थानीय लोगों को भी पावर मिलना चाहिए ताकि वो अपने लेवल की जो बातें हैं जिसका निर्णय वो स्वयं बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं, उन्हीं के द्वारा चुने हुए लोगों को द्वारा वो सारे निर्णय हो। तो उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 73वां 74वां संशोधन लागू किया गया। और सीधा सा मतलब है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना, विकेंद्रीकरण करना। केंद्र के पावर अलग है, स्टेट के पावर अलग है और लोकल गवर्नमेंट के निकाय के पावर अलग हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये। पंचायती राज विचारधारा का आधार क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। गांव में किस जगह पर किस चीज का निर्माण करना है वो गांव वाले बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बनस्पत की राज्य सरकार जो जयपुर में बैठी है या केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठी है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, यही पंचायती राज विचारधारा का आधार है। इससे पहले एक बहुत अच्छा सवाल और पूछा जाता है, प्राय पूछा जाता है, सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार, ये विचारधारा है, इसका आधार क्या है? अगर ये सवाल आता इसकी जगह पर, तो सूचना का जो अधिकार है वो क्या है कि भाई हमको सूचना मिलनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ मतलब प्रशासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई किसको ठेका मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कब तक वो देगा पूरा करके, और इसके बारे में सारी जानकारी आम नागरिक को भी मिलनी चाहिए। तो सूचना का अधिकार, इसका जो आधार है वो है
प्रशासन में पारदर्शिता, ये सीधे सीधे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। और पंचायती राज का जो सवाल पूछते हैं वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये आपको ध्यान रखना है। 3 सरकारें हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय निकाय। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो इन चारों में, देखो अगर ये ऑप्शन इस तरीके से मिलता है, इसमें ए व से, ऑप्शन बी ए व बे, थोड़ा सा कठिन बनाते हैं सवाल को, ऑप्शन सी ब व से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब इसमें से अपने को चुनना होता, तो ये तो खैर है ही, ये तो प्राइमा फेसी आंसर है, ये तो पहला आंसर है। अब सामाजिक समन्वय तथा विकास ये नहीं है, सरकार में जनता की सहभागिता ये आप कर सकते हो, छोटे रूप में इसको भी हम सही मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो करेक्ट आंसर होता है वो ए और सी होता। लेकिन इन दोनों में अगर ऑप्शन इस तरीके से आपको मिलते हैं तो वेटेज जो रहेगा वो ए को रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए रम्मत के बारे में पहले भी बात हुई थी कि रम्मत का जो प्रारंभ है वो जैसलमेर से हुआ था, लेकिन रम्मतों के लिए जिला कौन सा जाना जाता है? तो बीकानेर जाना जाता है। और जैसलमेर के तेज कवि थे श्री कृष्ण कंपनी के नाम से, उन्होंने रम्मतों का अखाड़ा एक शुरू किया था, लेकिन रम्मत जो है फाइनली बीकानेर की प्रसिद्ध हुई। इसको पाटा संस्कृति भी कहते हैं। और रम्मतों से संबंधित देखिए एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके स्क्रीन पर चलाई है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। एक गा रहा है, उसका जवाब दूसरा दे रहा है, फिर दूसरा गाएगा और उसका जवाब पहले वाला देगा। इस तरीके से इसमें क्रमबद्धता होती है। ये रम्मत है, छोटी सी क्लिप है। ये कलाकार हैं, प्रश्न पूछा, इसका जवाब यहां से मिलेगा। इसको रम्मतों का अखाड़ा भी कहते हैं। 2 पक्ष होते हैं। रम्मत शुरू करने से पहले लावणी भजन गाए जाते हैं गणेश वंदना के ठीक बाद। और लावणी का मतलब होता है देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। तो लावणी का संबंध किससे है? तो इससे जस्ट पहले वाले पेपर में यह सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। राजस्थान, तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की, इसका करेक्ट आंसर हुआ। राजस्थान में 4 बैल लिखा है, इसको 4 बैत करना है भाई, 4 बैत। राजस्थान में 4 बैत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र है, तो करेक्ट आंसर हुआ इसका टोंक। कौन सा आंसर हुआ साथियों इसका? तो टोंक आंसर हुआ। अब यहां जो 4 बैत लोक गायन शैली है, इसके बारे में देखिए, इसको संगीत कव्वाली स्टाइल का प्रोग्राम होता है, स्टेज होता है, सारे कलाकार होते हैं और एक सेंट्रल में लीडर होता है और सब अपनी अपनी बात को कहते हैं। और 4 बैत लोक गायन शैली, मुख्य रूप से इस लोक गायन शैली में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में पूछते हैं। तो इनके हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है? चंग की तरह दिख रहा है, पर चंग नहीं है। ढपली भी नहीं है, क्योंकि ढपली में तो साइड में मंजीरे होते हैं। इसमें कौन सा वाद्य दिख रहा है? तो 4 बैत लोक गायन शैली ये टोंक की प्रसिद्ध है और इसका प्रमुख वाद्य होता है ढप। ये आप लिख लें, ढप। ये ढपली की तरह होता है, पर ढपली में साइड में मेटल के मंजीरे लगे रहते हैं, इसमें मंजीरे नहीं लगे रहते हैं। लोकवाद्य सेशन जब अपन चलेगा तो सारी डिटेल पढ़ाई जाएगी। आप तो प्रैक्टिस सेशन में राजस्थान में 4 बैत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र कहाँ है? तो टोंक। प्रमुख वाद्य कौन सा होता है? तो ढप होता है। और इसमें स्टेज पर एक कव्वाली नुमा इस तरीके से सब बैठ जाते हैं और सबके हाथ में ढप होता है। इसमें केवल एक सिंगल लीडर के हाथ में ढप नहीं होता है, सभी पात्रों के हाथ में भी ढप होता है और सब बारी बारी से अपनी बात को इसमें कहते हैं। ये 4 बैत लोक गायन शैली है जो टोंक की बड़ी प्रसिद्ध है।
अभी भोपाल के अंदर, भोपाल यूनिवर्सिटी के अंदर 4 बेत लोक गायन शैली में, हालांकि परंपरा ये है कि केवल पुरुष भाग लेते हैं, पर एक वीडियो मैंने यूनिवर्सिटी का देखा था जिसमें एक ग्रुप पुरुषों का था और एक ग्रुप महिलाओं का था, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया गया है, लेकिन परंपरागत तरीके से 4 बेत लोक गायन शैली में पुरुष ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, राज्य में कोल्वी की गुफाएं कहां पर है? राज्य में कोल्वी की गुफाएं कहां पर है? तो कोल्वी, इसको राजस्थान का अजंता एलोरा भी कहा जाता है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं गुफाओं में। ये जो गुफाएं हैं वो झालावाड़ में है। कोल्वी की गुफाएं बड़ी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। अब आपको सुमेलित करना है 4 शख्सियत राजस्थान की आपको दे रखी है, मोतीलाल जी तेजावत, भोगीलाल जी पांड्या, गोकुलभाई भट्ट और सागरमल गोपा। मोतीलाल जी तेजावत जो है वो बेसिकली जाने जाते हैं एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में। एक ही आंदोलन, एक ही नाम इस आंदोलन को इसलिए दिया क्योंकि भोमट क्षेत्र में कई सारे आदिवासी रहते हैं, भील है, मीणा है, कथोड़ी है, डामोर है, ग्रासी है, तो उन सब आदिवासियों को इन्होंने इकट्ठा किया था, इंटीग्रेटेड किया था और एक आंदोलन चलाया था राजशाही के खिलाफ, तो इसे एक ही आंदोलन भी नाम दिया गया और इसे भोमट आंदोलन भी कहते हैं। ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं था, ये आदिवासियों से संबंधित आंदोलन था। और मोतीलाल जी तेजावत की पिक्चर ये है, आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखते हैं बिल्कुल, और ये कोलियारी गांव के थे, झाडोल पंचायत समिति कोलियारी गांव उदयपुर के, और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी मान लिया जाता है। तो मोतीलाल तेजावत जो है वो उदयपुर के हैं, ये इससे सम्मिलित हुआ। सेकंड भोगीलाल जी पांड्या, ये डूंगरपुर के हैं और इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या ये कहाँ के हुए? डूंगरपुर के हुए। ये हैं अपने भोगीलाल जी पांड्या, ये ए, ये बै, ये से और ये दे। पिक्चर इसलिए दिया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो, अपने राजस्थान की शख्सियत हैं, कम से कम आपको पता तो रहना चाहिए। गोकुलभाई भट्ट ये सिरोही के हैं बेसिकली, और ये राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। गोकुलभाई भट्ट क्या कहलाते हैं? राजस्थान के गांधी। तो गांधी 2 हो गए, एक तो वागड़ के गांधी हो गए और एक राजस्थान के गांधी हो गए। एक चिड़ावा के गांधी भी हैं, पैरालाल गुप्त करके, ऐसे मारवाड़ के भी गांधी हैं, पर आपको ओवरऑल ध्यान रखना है गोकुलभाई भट्ट जो है वो राजस्थान के गांधी हैं। ये सिरोही के हैं। माउंट आबू देलवाड़ा का विलय को लेकर आंदोलन जबरदस्त इनके नेतृत्व में चला था और सक्सेस हुए थे ये। सागरमल गोपा जो है वो मूल रूप से जैसलमेर के हैं, बड़े जबरदस्त क्रांतिकारी थे, जेल में इनको जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया था। सागरमल गोपा के बारे में सारी जो बातें हैं, जबरदस्त क्रांतिकारी रहे हैं और आपको ये सारा जो है ऑफलाइन सेशन में सारी चीजें विस्तार से बताई भी जा रही है। आपको ये बताना है कि इस 17वें का जो सुमेलित करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हुआ इसका, देखें, ए का 2, भोगीलाल पांड्या का 1, 2, 1, गोकुलभाई भट्ट का 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ये है गोकुलभाई भट्ट और ये है सागरमल जी गोपा, क्रांतिकारी। तो पहला जो पिक्चर है वो मोतीलाल जी तेजावत का है जो एक ही आंदोलन के जनक रहे हैं। दूसरा जो पिक्चर है वो भोगीलाल जी पांड्या का है जो वागड़ के गांधी कहलाते हैं। तीसरा जो है वो गोकुलभाई भट्ट जो है वो सिरोही के हैं, वो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। और सागरमल गोपा ये जैसलमेर के हैं और इन्होंने एक जबरदस्त क्रांतिकारी ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा? बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो संगमरमर पर नक्काशी की वजह से, कलात्मक भित्ति चित्र की वजह से, कलात्मक झरोखे की वजह से या कलात्मक स्तंभ की वजह से। तो ये जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं वो क्यों प्रसिद्ध है? संगमरमर पर नक्काशी की वजह से। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि पर्टिकुलर चीज प्रसिद्ध क्यों है। हिस्ट्री तो हम पढ़ते ही हैं कि फलाने राजा ने और फलाने की देखरेख में और फलाने शिल्पी के सहयोग से इस चीज को बनाया था, वो हम सारी चीजें विस्तार से पढ़ते हैं। अब कलात्मक झरोखे के लिए क्या चीज प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की हवेलियां, इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसलमेर की हवेलियां, ये कलात्मक झरोखों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कलात्मक स्तंभ के लिए रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, ये कहां पर आता है? तो पाली में आता है, महाराणा कुंभा के काल में बना था ये। कलात्मक भित्ति चित्र कहाँ के हैं? तो अगर हवेली की पूछ, वैसे भी अपने को ध्यान रखना तो शेखावटी को ही कहना है इसमें करेक्ट आंसर। और भित्ति चित्र अगर किलों के पूछेंगे तो हम हाड़ौती क्षेत्र में जाएंगे। बाकी भित्ति चित्र के मामले में आर्ट गैलरी बोलते हैं, कला दीर्घा बोलते हैं किस क्षेत्र को? तो शेखावटी क्षेत्र को। इसके बारे में चर्चा कई बार हमने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल किस क्षेत्र का ख्याल है? तो ये दौसा में स्पेशली लालसोट स्थान आता है
और सवाई माधोपुर, ये तो इनके की जिले हैं, की स्थान है, लेकिन अब तो ये पूर्वी राजस्थान के कई सारे जिलों में फैल चुका है। लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में जब पूछेगा तो पूर्वी राजस्थान तो आपको ध्यान रखना ही है, पूर्वी राजस्थान के जिले अगर वो दे देता है तो उस केस में आपको दौसा सवाई माधोपुर को सही मानते हुए करेक्ट करना है। अब ये जो हेले का ख्याल है वो कैसा होता है, देखिए इसमें एक तरीके से ये भी संगीत दंगल होता है। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं आपको। ये नहीं है भाई, ये आ जाओ, ध्यान से देखिए आप। एक वापस देखिए स्टार्टिंग से, हेले का ख्याल, गणगौर की जो रात्रि होती है उस रात्रि में अर्धरात्रि पे भवानी की पूजा की जाती है। मध्य रात्रि में भवानी पूजा से हेले के ख्याल की शुरुआत होती है। दूसरे दिन जो बूढ़ी गणगौर अपन कहते हैं, दूसरे दिन सुबह एक सवारी निकलती है। रात्रि के समय भवानी पूजा के बाद एक औपचारिक शुरुआत मानी जाती है कि घोषणा हो जाती है कि हेले का ख्याल प्रारंभ की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। दूसरे दिन सवारी निकलती है और बूढ़ी गणगौर जिसको कहते हैं, दूसरे दिन रात को 10 बजे से ये हेले का ख्याल कार्यक्रम शुरू हो जाता है। चारों तरफ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इसमें इसको संगीत दंगल भी कहते हैं। दंगल ये हार और जीत का ख्याल भी है। इसमें कंपटीशन काफी होता है, प्रतिस्पर्धात्मक भावना होती है, पक्ष होते हैं इसमें और दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। ये जो ख्याल है इसमें बम नामक वाद्य बजाया जाता है। ये देखिए इनके हाथ में जो है ये बड़ा वाद्य, ये बम, इसको टामक भी कहते हैं, धोसा भी कहते हैं। ये अपने कैटेगरी में राजस्थान में जितने भी लोक वाद्य हैं उन सभी लोक वाद्य में सबसे बड़ा लोक वाद्य होता है। अब इसको हेले का ख्याल कहते हैं क्यों, तो कुछ कहते हैं कि हेला जाति की वजह से, और कुछ लोग कहते हैं कि हेला नामक एक लंबी टेर होती है इसमें, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेले का ख्याल बोला जाता है। इसमें कौन भाग ले सकता है, तो जो भी शायर है या जो भी आशु कवि है। आशु कवि का मतलब है जो भी तुरंत इसमें कोई बात करे, बना ले, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आप ध्यान से देखेंगे ये चौकोर एक चीज गोला सा बना हुआ है रेक्टेंगल फॉर्म में, एक व्यक्ति उठा और इसने परफॉर्म किया। बहुत शॉर्ट क्लिप बनाई है मैंने ताकि इसकी मूल भावना तक पहुंचे। अब ये जो व्यक्ति है इन्होंने सामने वाले दर्शकों को संबोधन किया, पलट कर वापस अपनी तरफ के दर्शकों को भी संबोधन किया। ये इनकी एक्टिविटी हुई। आप देखें वापस, पलट के अपने ग्रुप को भी संबोधन किया। अब इसका जवाब देंगे सामने वाले, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और इसने भी सामने वाले और अपने वाले लोगों को पलटकर संबोधन किया। अब आप देखिए लय और ताल का कॉम्बिनेशन। YouTube पे आप देख सकते हैं, एक मैंने चित्रावली क्रिएशंस नामक एक YouTube पे छोटी सी क्लिप उठाई है ताकि आप लोगों को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जानकारी मिले। हेले के ख्याल में सभी पुरुष भाग ले रहे हैं। लयबद्धता आप देखिए, लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र में ये होता है। एक पक्ष से एक व्यक्ति खड़ा होता है, अपनी बात कहता है, मुड़कर वो अपने ही पक्ष के लोगों को उसे दोहराता है। दूसरे पक्ष का व्यक्ति खड़ा होता है, वो अपनी बात कहता है और मुड़कर अपने पक्ष के लोगों को दोहराता है। एक तरीके से दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है और सब लोग मिलकर इसको एंजॉय करते हैं। अब इसमें विषय कौन से होते हैं, तो परंपरागत विषय तो होते ही हैं, लेकिन आजकल इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए पॉलिटिकल इश्यूज भी डालने शुरू कर दिए हैं, राजनीतिक इशू भी इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो है हेला जो ख्याल है, ये गणगौर की मध्य रात्रि को भवानी पूजा के बाद औपचारिक रूप से शुरू होता है और बूढ़ी गणगौर दूसरे दिन सवारी निकलती है और रात्रि को 10 बजे शुरू होता है और ये कई कई दिनों तक चलता है। ऐसा नहीं कि ये जो ख्याल है वो केवल एक दिन का ही है, तो ये कई कई दिनों तक चलता है, पर ख्याल कब होता है, तो रात को होता है। ये चीज ध्यान रखने की है। ये ख्याल लंबे समय तक चलता है, कई कई दिनों तक चलता है और रात को 10 बजे शुरू होता है और देर रात्रि तक ये ख्याल चलता है। और ये ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दौसा में स्पेशली कहाँ का, तो लालसोट का, और दूसरा क्षेत्र हुआ इसका सवाई माधोपुर, जो आपको ध्यान रखना है। तो हेला ख्याल जो है वो किस क्षेत्र का ख्याल हुआ, तो दौसा और सवाई माधोपुर का। इसको हार और जीत का ख्याल भी कहते हैं। ये संगीत दंगल भी होता है, इसमें प्रतिस्पर्धाएं होती है। ये सारे जो फैक्ट हैं
वो जब RS मेंस में 15 शब्दों में 50 शब्दों में लिखना होता है तो आप इन सब चीजों को ध्यान से लिख सकते हैं। संस्कृति बड़ी समृद्ध है भाई अपने राजस्थान की। और आज का जो सेशन पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो आर्यन ऑनलाइन नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को 5 बजे रेगुलर क्लास हो रही है। पुराने वीडियोस हमने सारे अपलोड कर रखे हैं, वो की वही सारी बातें आप ध्यान रखें। नाउ करंट अफेयर्स सेशन पार्ट 2, ये जो दूसरा सेशन है वो करंट अफेयर्स का सेशन शुरू होगा और आप जुड़े रहिए। अब करंट अफेयर्स में वही सारी योजनाएं, वही सारे सरकार के द्वारा किए गए बजट में घोषणाएं और ट्रेडिशनल योजनाएं जो पुरानी चल रही है, या कोई व्यक्तित्व या कोई स्थान या कोई सेना का कोई ऑपरेशन, ये जो सारी चीजें हैं वो करंट अफेयर से संबंधित है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर पार्ट 2 राजस्थान करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम शुरू कर रहे हैं। समय खराब बिल्कुल नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स को अपने पहले कमर्शियल टूर के लिए कहां से 12 अक्टूबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये इंपॉर्टेंस इस डेट की अब इसलिए भी है क्योंकि कोविड की वजह से ये 2 साल तक ट्रेन चली नहीं और 2 साल इसको बंद कर दिया गया था 2020 में, और उसके बाद वापस लंबे अंतराल के बाद इसको स्टार्ट किया है। तो तारीख, एक नया फेज शुरू हुआ है पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरे मानव समाज के लिए आफ्टर कोविड। तो वो जो सारी चीजें जो हमारे प्रचलन में थी उनकी डेट्स जो है वो आपको भी अब ध्यान रखनी है। करंट अफेयर्स के लिए वो सारी चीजें महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो 12 अक्टूबर 2022 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये करेक्ट आंसर है इसका, नई दिल्ली से। कहां से? नई दिल्ली से। अब इस पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं। नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, ये आपको ध्यान रखना है स्टेशन का नाम, ये नई दिल्ली, ये पुरानी दिल्ली नहीं है भाई, ये नई दिल्ली का है। 12 अक्टूबर 2022 है, 40 वर्षों से चल रही है। इसको राजस्थान का सांस्कृतिक दूत भी कहते हैं। तो किस चीज को राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है? तो पैलेस ऑन व्हील्स, पहिए पर शाही रेलगाड़ी। इस गाड़ी में 14 कोच होते हैं, सैलून जिसको कहते हैं। प्रत्येक का नाम भारत के पूर्व रजवाड़ों के नाम पर रखा गया है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, इस तरीके से। और यह उन्हीं शैली से प्रभावित भी है, यानी कि मेवाड़ का कोच है तो उसमें सारा इंटीरियर मेवाड़ की स्टाइल में होगा, मारवाड़ का कोच है तो उसमें सारा इंटीरियर मारवाड़ स्टाइल का होगा। अब इसका जो ट्रैक है, ये बहुत पहले एक बार पटवारी में पूछा था सवाल कि रेवेन्यू बोर्ड का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो एग्जाम लेता है कि पैलेस ऑन व्हील्स किस शहर से होते हुए नहीं जाती है, या पैलेस ऑन व्हील्स से संबंधित कौन सा शहर नहीं है। तो बड़ा टिपिकल सवाल भी है क्योंकि इतने सारे शहर याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने सारी चीजें डाली है। गाड़ी में 2 रेस्तरां भी है जिसका नाम है द महाराजा और द महारानी। तो पैलेस ऑन व्हील्स में द महाराजा और द महारानी कौन है? तो रेस्तरां के नाम है, न कि गार्ड के नाम है। ये पैलेस ऑन व्हील्स की ट्रेन का पिक्चर है आपकी स्क्रीन पर, और ये उसका एक इंटीरियर अंदर के सैलून का पिक्चर है। तो पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में यही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेन है वो किसी समय मीटर गेज पर चलती थी और बाद में इसे ब्रॉड गेज पर शुरू किया गया है पैलेस ऑन व्हील्स को। ये जो शाही रेलगाड़ी है वो सबसे पहले कब शुरू हुई? तो 1982 में। ये भी आप ध्यान रखें, इसमें नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। ये रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स कब से स्टार्ट हुई? तो 1982 से। ये सन एग्जाम में पूछ लेते हैं। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और फेरी क्वीन, कई सारी ट्रेनें राजस्थान में चल रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार की लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन 11 अक्टूबर 2022 को कहां से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है, आप आंसर दे रहे हैं इसका। सभी को गुड इवनिंग। राज्य सरकार की लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन 11 अक्टूबर 2022 को कहां से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना की गई है? तो तारीख आपको ध्यान रखना है 11 अक्टूबर 2022, और ये स्टार्ट की गई है भगत की कोठी जोधपुर। और ये भगत की कोठी स्टेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मुनाबाव और खोखरापार के बीच में जो ट्रेन चलती है बिटवीन भारत और पाकिस्तान के, उसका भी अंतिम चेक पॉइंट भगत की कोठी माना जाता है। विस्तार से उसके बारे में बात की जा सकती है अगले सेशन में। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रम में 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देवस्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। तो ये संख्या थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, 20,000, 20,000। इनमें से 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जा रही है। वरिष्ठ तीर्थजन यात्रा योजना 2020 के तहत ये जो प्रोजेक्ट है वो 2000 योजना जो है वो 2020 के, ये भी ध्यान रखना। वरिष्ठ तीर्थजन यात्रा योजना
जो है वो 2019, 2020, 2021, 2022 और 2020 पे आपको टिक करना है। देवस्थान विभाग इसमें सक्रिय भागीदारी कर रहा है, नोडल एजेंसी है ये। 900 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लेकर पहली ट्रेन रामेश्वरम मदुरै के लिए 30 सितंबर 2022 को रवाना हुई थी। तो रामेश्वरम मदुरै, ये पुरानी इसकी इंफॉर्मेशन। राजस्थान में 68वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब किया गया, इसका आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर 2022। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सप्ताह शुरू किया गया ताकि नागरिकों में पर्यावरण के प्रति और वन्य जीवों के प्रति अवेयरनेस बढ़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर प्रदेश में कब गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर भी 2 से 8 अक्टूबर 2022 है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां हुआ, बहुत अच्छा सवाल है। सीडोस एक केंद्र है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, यहां पर प्रदर्शनी लगती है। और ये जो सीडोस है, पत्थर विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, पत्थर विकास केंद्र रिको ने डेवलप किया है। ये सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में है और यहीं पर इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का भी आयोजन किया गया। तो पत्थर विकास केंद्र, रिपीट कर रहा हूं मैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, ये कहां पर है, तो ये सीतापुरा में है। रिको के बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिक्की के तत्वाधान में हो रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी डेट वगैरह इसमें दे ही रखा है। प्रदेश में बहुतायत में होने वाले फलों के प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन एवं उनकी मार्केटिंग के माध्यम से आजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका एवं जोवाकी एग्रोफूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में एक MOU पर 18 अक्टूबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन सी कंपनी है, जोवाकी एग्रोफूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार ये शब्द आ चुका है और लगातार आता है, और 18 अक्टूबर 2022 को इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आप बताएंगे, करेक्ट आंसर है इसका उदयपुर। कंपनी कहाँ की है, तो ये उदयपुर की है। नेक्स्ट, नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा, तो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ खोला जाएगा, ये आपको बताना है। यस, जवाब का इंतजार है। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, ये दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ जयपुर में खोला जाना प्रस्तावित है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्वास स्वरूपम राजसमंद नाथ द्वारा राजसमंद स्थापित की गई भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कथावाचक मुरारी बापू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कथावाचक मुरारी बापू, कथावाचक मुरारी बापू व उद्योगपति मदन पालीवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी व उद्योगपति मदन पालीवाल। ये आपके सामने ऑप्शन हैं, मैंने ग्रुप में दे दिए हैं थोड़े से, अगर यहाँ इंडिविजुअल होता तो खट से क्लिक होता। चलिए बताइए आंसर इसका, बहुत अच्छा सवाल है। विश्वास रूपम 369 फुट 369 फुट की लंबी की ऊंची इस प्रतिमा को 29 अक्टूबर को इसका लोकार्पण किया गया था भाई, 29 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कथावाचक मुरारी बापू। अगर ये दोनों अलग अलग ऑप्शन होते उस केस में आप किस पे टिक करते हैं, तो कोई सोचने की बात नहीं, गहलोत साहब पे टिक करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो विश्वास स्वरूपम 369 फीट की ऊंची प्रतिमा, और ये बनी है नाथ द्वारा में, और ये प्रतिमा भव्य प्रतिमा, अगर आप नाथ द्वारा राजसमंद जाते हैं, उदयपुर राजसमंद होते हुए, तो कई किलोमीटर दूर से ये प्रतिमा के दर्शन आपको होते हैं। बड़ा जबरदस्त ये एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है और काफी लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। और मूर्ति के साथ साथ यहाँ पर अन्य भी कई प्रकार की चीजें शुरू की गई है, तो आपको समय मिले तो आप यहाँ का दर्शन जरूर करें। धार्मिक नगरी नाथ द्वारा। और इस प्रतिमा के बारे में देखिए, गणेश टेकरी मैंने एक शब्द लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौराणिक कहावत है, पौराणिक कहानी है कि भगवान शिव जी श्रीनाथ जी से मिलने के लिए यहीं पर आए थे गणेश टेकरी में, और उसी स्थान पर भगवान शिव की ये प्रतिमा बनाई गई है। क्योंकि
प्रश्न ये दिमाग में उठता है कि नाथ द्वारा जो तो वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है, और वल्लभ संप्रदाय मतलब विष्णु के उत्तराधिकारी राम और कृष्ण, वहां पर शैव मत के जो महादेव है भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित क्यों किया गया? तो भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करने का एक पौराणिक कहावत के संदर्भ में नाम आता है कि भगवान शिव जी जो है वो श्रीनाथ जी से मिलने के लिए इसी गणेश टेकरी पर आए थे। उसी की इंपॉर्टेंस के आधार पर भगवान शिव को यहाँ पर स्थापित किया गया है। मुस्कुराते हुए शिव हैं, 369 ऊंची प्रतिमा है, नाम दिया गया विश्वास स्वरूपम। लोकार्पण डेट लिखी हुई है, किसने किया वो सब लिखा हुआ है। और इस मूर्ति को निर्माण में प्रसिद्ध उद्योगपति जो है वो मदन पालीवाल जी जो हैं, उन्होंने मुख्य भूमिका इसमें निभाई थी। मदन पालीवाल जी जो बहुत बड़े कारोबारी हैं, हालांकि गुटखे का वो कारोबार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम्स के अंदर उन पर चुटकी भी ली थी कि आप ये कारोबार बंद कर दीजिए, और आप तो जहां पर भी पैर रखते हैं वहां पर सोना निकलता है, और आप पैर रखिए, राजस्थान सरकार पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की एक चुटकी ली गई थी, और मुरारी बापू से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी बात तो ये मानेंगे नहीं, आपके थ्रू ये संदेश में इन तक कहलवाना चाहता हूँ। ये उनका एक तरीका है, बड़े सीनियर लीडर हैं माननीय अशोक गहलोत। तो ये गणेश टेकरी एक इंपॉर्टेंट स्थान हुआ। नाथ द्वारा की प्रतिमा, शिव और श्रीनाथ जी का यहाँ पर मिलना होता है, उसी संदर्भ में इस प्रतिमा को मनाया गया। 369 इसकी हाइट है। ये जिंदगी राज्य में कर मुक्त फिल्म का संबंध किस विषय पर है? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सवाल संभावना है प्रश्न का एग्जाम में पूछने की। ये जो फिल्म है ए जिंदगी, इसके बारे में इसका जो पोस्टर है वो मैंने इसमें लिया है, देखिए ये ए जिंदगी है। और इस फिल्म के निर्देशक जो हैं अनिरबन बोस, क्या नाम है? बोस। और इस फिल्म में मुख्य कलाकार जो हैं वो नाम है रेवती, ये महिला कलाकार है। क्या नाम है इनका? रेवती, ये मुख्य कलाकार हैं, महिला कलाकार। तो ये जिंदगी जो फिल्म है ये कर मुक्त फिल्म है। इसका विषय क्या है, किससे ये संबंधित है? तो एक संदेश देती है फिल्म कि देश में कैंसर से उतने ज्यादा लोग नहीं मरते हैं जितना अंग प्रत्यारोपण की कमी की वजह से या अंग प्रत्यारोपण के कारण बनते हैं। तो मोटिवेट किया गया है उन लोगों को जो अंगदान करने में सक्षम हैं। और एक है ग्वालियर का एक होता है इसमें पात्र होता है ग्वालियर का, जो कानपुर में सर्विस, लखनऊ कानपुर क्षेत्र में सर्विस कर रहा होता है, और उसका लीवर खराब हो जाता है, और उसने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई उसमें बैड हैबिट्स नहीं थी, उसके बावजूद भी ये स्थिति उसके साथ होती है। हैदराबाद की एक संस्था है, उसके संपर्क में वो आता है, और ग्रीफ काउंसलर नाम से एक एनजीओ है हैदराबाद में, ग्रीफ काउंसलर। ये परिवार के लोगों को मोटिवेट करती है, उन परिवार के लोगों को जिस परिवार में कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से डेड हो चुका है, लेकिन उसके अंगों को दान किया जा सकता है, उनके अंग जो है वो जीवित अवस्था में है और किसी के काम आने योग्य हैं। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एनजीओ बनाया जिसका नाम क्या रखा है? ग्रीफ काउंसलर। ग्रीफ काउंसलर। तो हैदराबाद की ये संस्था, उसके संपर्क में वो पेशेंट आता है, इस तरीके से ये कहानी है। तो ये जो फिल्म है वो अंगदान से संबंधित है, बहुत अच्छी फिल्म है। इसको टैक्स फ्री किया है माननीय अशोक गहलोत जी ने। ये ए जिंदगी का पोस्टर है, अनिबरन बोस इसके निर्माता निर्देशक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रेवती इस फिल्म की मुख्य कलाकार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, सच्ची कहानी पर आधारित है। राज्य सरकार द्वारा इससे पहले भी कई सारी फिल्मों को, सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों को, जैसे पैडमैन जो अक्षय कुमार की थी, सुपर 30 जो बिहार के पटना के जो टीचर हैं, सांड की आंख बहुत जबरदस्त पिक्चर थी, छपाक, और टटल जो अभी नेक्स्ट सेशन में आपको इस पे प्रश्न पूछा ही था, इन सारी फिल्मों को भी हाल ही में टैक्स फ्री किया गया है। तो ये सब फिल्मों को भी नाम आप जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के किस क्षेत्र से अक्टूबर 2022 में बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान चलाया है? ये करेक्ट आंसर है इसका कोटड़ा उदयपुर, ऑप्शन बी कोटड़ा उदयपुर। कोटड़ी मत कर देना, कोटड़ी अपने भिलवाड़ा में बहुत सारी है, ये कोटड़ा उदयपुर है। ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, देखिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के जनजातीय अंचल कोटड़ा में अक्टूबर 2022 में बाल आयोग आपके द्वारा जन जागृति अभियान चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया जाएगा, ये इस कार्यक्रम की मुख्य
बात जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट 29 सितंबर 2022 को कहां शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका जैसलमेर, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास, एयरफोर्स का गरुड़ 7 का आयोजन 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर है इसका जोधपुर, करेक्ट आंसर होगा इसका जोधपुर। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन में वृद्धि के उद्देश्य से ई व्हीकल पॉलिसी कब से लागू की गई है? बहुत अच्छा सवाल है। ई व्हीकल पॉलिसी पर डिटेल में चर्चा अपन ने पुराने सेशन में की है। ये रैपिड फायर राउंड की तरह ये सवाल है, आपको करेक्ट आंसर देना, रिकॉल करना है पुराने फैक्ट्स को। करेक्ट आंसर हुआ इसका 1 सितंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डेटा एक्सचेंज पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट किन 2 शहरों में शुरू हुआ? बहुत अच्छा सवाल। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो प्रतापगढ़ से हुई थी और प्रतापगढ़ के साथ एक जिला और इसमें शामिल कर लिया गया, तो प्रतापगढ़ एक ही ऑप्शन में दे रखा, तो वैसे भी इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ और जयपुर। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। निजी वेंडर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ साथ। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सपेरिमेंट, ये सारी डिटेल लिखी हुई। पहला प्रयोग जयपुर और प्रतापगढ़ में है। उद्घाटन शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसकी प्रतापगढ़ से हुई थी और दिसंबर 2020 में योजना का शुभारंभ हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। और बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज इसमें आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान में मैट की, मेंट नहीं है ये मैट है, मैट की मजदूरी दर प्रति दिवस निर्धारित की है 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं मैट में। पहले 235 रुपए थी, अब उसको 240 रुपए कर दिया गया है। और ये जो मजदूरी है वो प्रतिदिन की मजदूरी है। तो मैट के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत थोड़ा सा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। राजस्थान में मैट की प्रति दिवस मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। पहले 235 रुपए मजदूरी थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 240 रुपए, तो प्लस 5 रुपए बढ़ाए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मनरेगा में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अर्धकुशल श्रमिकों मैट पर किए गए व्यय की सामग्री की श्रेणी में माना जाता है। सामग्री व्यय का 75% केंद्र सरकार तथा 25% राज्य सरकार वहन करती है। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है ये भी आपको ध्यान रखना है। रेशियो भी आपको ध्यान रखना है। और मैट का मतलब क्या है वो बिल्कुल क्लियर इसमें हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिवर्ष अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर अधिसूचित की जाती है। अकुशल श्रमिक के भुगतान की संपूर्ण राशि श्रम मद में केंद्र सरकार वहन करती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये था अपना आज का सेशन, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में ट्रेडिशनल राजस्थान के जीके बहुत अच्छे सवाल, और पार्ट 2 के अंदर हमने बात की राजस्थान करंट अफेयर्स की। जुड़े रहिए आप आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से। रेगुलर 5 बजे क्लासेस हम लेते हैं। जिन छात्रों ने पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो वो प्लीज ये सेशन, अगर उनको लगता है कि ये यूजफुल है उनके लिए, दबाव कुछ भी नहीं है, अगर उनको लगता है कि ये यूजफुल उनके लिए है तो ये आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लोगो ये नीचे जो है वो ध्यान से देखेंगे। कहाँ गया लोगो? ये लोगो, इस लोगो को आप ध्यान से देखेंगे और इससे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और पुराने सेशंस के भी आप लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।